गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन के बारे में कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार की अवधारणाओं को और नियोजन की आवश्यकता होती है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय कि भाई राष्ट्रीय आय क्या है, इसके सामान्य परिचय के बारे में कि एक देश के विकास के लिए राष्ट्रीय आय कितनी आवश्यक है। तो जैसे कि हम प्रतिदिन आय शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी भी व्यक्ति के या परिवार के कल्याण को देखने हेतु तो सर्वाधिक उपयोगी अगर कोई कारक है तो वो है आय। एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक और सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक प्रगति की व्याख्या वो करती है। यानी एक व्यक्ति के पास जो आय होती है वो आय उसके भौतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की व्याख्या कर सकती है कि व्यक्ति किस प्रकार अपना विकास और प्रगति वो करेगा। इसी तरह से राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। यानी एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो उस राष्ट्रीय आय से हम अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति और उसका विकास कर सकते हैं। इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भी राष्ट्रीय आय के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ को बनाया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि राष्ट्रीय आय है वो आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। यानी राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक प्रगति का ज्ञान किया जा सकता है। दूसरे की राष्ट्रीय आय से विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की हम तुलना भी कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आय के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों की हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उनकी तुलना भी कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों में योगदान एवं सापेक्ष महत्व की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि जिस देश की जितनी अधिक राष्ट्रीय आय होगी उसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्या योगदान रहा है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र है, इन सभी में हम राष्ट्रीय आय का योगदान देख सकते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण भी किया जा सकता है। देश की जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसके माध्यम से हमारे देश की आर्थिक विकास और प्रगति को देखते हुए भावी यानी भविष्य की हम भावी योजनाओं का निर्धारण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से देश आगे के विकास वो कर सके। तो ये सभी राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम ज्ञान कर सकते हैं। ये जो चार बिंदु दिए हुए हैं इनके माध्यम से अगर देश की जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हम ये सारे इन बिंदुओं का निराकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, भाई एक देश के लिए राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय देखो, देश के उत्पादनों के सभी साधनों द्वारा, यानी देश के अंदर जो भी उत्पादन होते हैं उन उत्पादनों के सभी साधनों के द्वारा एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय होता है, जैसे साल भर का है, 2 साल 3 साल जो भी है, एक निश्चित अवधि और एक वित्त वर्ष, वित्त वर्ष यानी सरकार का एक वर्ष होता है जिसे हम वित्त वर्ष कहते हैं, के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत एक उत्पादन के हमारे जितने भी साधन हैं उनको एक निश्चित अवधि के दौरान जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसका कलेक्शन ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक साल के अंतर्गत देश में कितनी वस्तुएं उत्पादित हुई और अंतिम जो सेवा प्रदाता है उन सभी का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। हमारे देश में जो वित्त वर्ष है वो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यानी हमारे देश में जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो सरकार का जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वो माना जाता है। तो सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, जिसे हमने भी पढ़ा है कि भाई एक निश्चित अवधि के अंतर्गत एक वित्त वर्ष, तो सरकार के अनुसार एक वित्त वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसके अंतर्गत जो भी उत्पादनों के सभी साधनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं।
इसके साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से देखें कि देश के सभी जो साधन हैं वो अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जितने मूल्य की अंतिम वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करते हैं, देश में उतने ही मूल्य वृद्धि का निर्माण होता है। एक साल के अंतर्गत देश में जो भी उत्पादित साधन है उनसे जो वस्तुओं का निर्माण होता है वही राष्ट्र का मौद्रिक मूल्य वो कहलाता है। इस मूल्य वृद्धि को सभी साधनों के स्वामित्व में वितरण कर दिया जाता है और साधनों को उनकी सेवाओं का पुरस्कार भी दिया जाता है, जिससे भूमि को लगान दे दिया जाता है, श्रम को पारिश्रमिक मजदूरी दे दी जाती है, पूंजी को ब्याज दे दिया जाता है और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। ये एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ही होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो घरेलू साधन आय का तात्पर्य, जैसे आपने सकल घरेलू उत्पाद को पढ़ा होगा, तो देश की सीमाओं के अंदर उत्पादन होने वाले साधन हैं। घरेलू साधन अर्थात एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उन्हें हम घरेलू साधन कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं, यानी विभिन्न नामों से हम राष्ट्रीय आय को देखते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहा जाता है और इन सभी अवधारणाओं के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम भी है। जैसे आप देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं, साथ साथ शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ये सभी एक ही है, यानी कि ये राष्ट्रीय आय के ही विभिन्न नाम है और इन नामों से हम राष्ट्रीय आय को संबोधित कर सकते हैं। ये सभी जो नाम है वो सब एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ये सभी अवधारणाएं एक ही अर्थव्यवस्था को मापने के हेतु एक प्राय सकल घरेलू उत्पाद से को अधिक उपयोगी लिया जाता है। यानी ये जो विभिन्न नाम अभी आपने पढ़े, सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन है जो सकल घरेलू उत्पाद, और उसी को ही राष्ट्रीय आय को मापने में काम लिया जाता है। एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत अंतिम उत्पाद एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक निश्चित समय के अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित समस्त और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कि एक वित्त वर्ष के अंतर्गत देश की सीमाओं में जो अंतिम उत्पाद हुआ है और जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वही हमें सकल घरेलू उत्पाद के नाम से वो जानते हैं। तो कहने का ये है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी और राष्ट्रीय आय के कारण हम देश के इन सभी क्षेत्रों को आपस में वो देख सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक प्रगति कैसी है, विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का क्या क्या योगदान रहा है और अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्धारण भी कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आय होती क्या है, तो ये चीज है कि देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत एक साल के अंदर यानी एक वित्त वर्ष के अंतर्गत उत्पादित उत्पादन और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं राष्ट्रीय आय के साथ साथ अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कि देश में जो भी हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या की प्रत्येक की हिस्सेदारी होना, यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उसकी हिस्सेदारी होना। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक उपयुक्त माप नहीं होता है। यह जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभाव में संयोजित नहीं करता है। जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावी रूप से गणना शामिल करने से ही व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय है वो व्यक्ति के राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास का एक उपयुक्त माप को माना जाता है। प्रति व्यक्ति ज्ञात करने के लिए ये सूत्र दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है। तो उसमें जो संपूर्ण राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मतलब है एक निश्चित समय के अंतर्गत जो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित और सेवा क्षेत्र का जो मूल्य होता है उसका कलेक्शन प्लस देश की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का अगर हम भाग देते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय वो निकाली जा सकती है।
इसी तरह से एक राज्य की भी प्रति व्यक्ति आय वो निकाली जा सकती है। तो राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो वार्षिक आय है वो प्लस राज्य की जनसंख्या, तो प्रत्येक राज्य के प्रति व्यक्ति आय वो निकाली जा सकती है। हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी? तो स्वतंत्रता से पहले अगर हम देखें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1968 में की, यानी अंग्रेजों के समय में, जिसमें हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था देश में। उस समय भी दादा भाई नौरोजी ने 1868 में देश में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और उसके बाद कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना तो की थी, लेकिन उनके आंकड़े सटीक है वो नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें तो श्री पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, और यही राष्ट्रीय जो आय समिति है उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और राष्ट्रीय आय की जो गणना का कार्य है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ये अंग्रेजी का नाम है CSO, आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में इसका गठन किया गया था। और 1955 से लेकर के अब तक, यानी ये अभी जिससे मान लो 2020 चल रहा है, अब तक का जो काम है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष भारत सरकार ने इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को जिम्मा सौंपा है कि वो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय का क्या करें, गणना करें। तो ये जो राष्ट्रीय आय समिति है इसके अधीनस्थ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। और ये 1955 से क्या है, कार्यशील है, 1955 से ही कार्यरत है, जो देश की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था, कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को जानने के लिए कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र, किस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था की हम तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, आपने आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत कई लोगों को देखा होगा, और इनमें से कुछ गतिविधियां जो वस्तुओं का उत्पादन करती है एवं कुछ सेवाओं का सृजन करती है। कई ऐसे लोग हैं जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो कुछ सेवाओं का सृजन भी करते हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर भी हर समय संपादित होती रहती है। हम देखते हैं कि भाई कुछ लोग, अब देखिए, कृषि पर डिपेंड रहते हैं, कुछ उद्योग धंधों में और कुछ सेवा प्रोवाइड करने में लगे रहते हैं। हमारे चारों ओर ऐसी गतिविधियां हमेशा संपादित होती रहती है। लेकिन हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? तो इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर हम विभिन्न समूहों में वर्गीकृत इनको कर सकते हैं, और इन समूहों को हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी कहते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जो गतिविधियां हम देखते हैं कि उत्पादन करना है, इसके साथ साथ उनका विनिर्माण करना है और सेवा प्रदान करना है। तो इन क्षेत्रों को हम समझने के लिए अलग अलग वर्गीकरण कर देते हैं, और वर्गीकरण करने के अनुसार हम उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहला आता है आपके प्राथमिक क्षेत्र। पहला जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक जो संसाधन है उनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके और उनसे उत्पादन वो करते हैं। इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक ऐसी गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती करना है, ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे के लिए जैसे हम मुख्यतः प्राकृतिक कारकों, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर रहते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है, और इसी प्रकार जैसे डेयरी, खनन इत्यादि भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कृषि से संबंधित जितने भी है, डेयरी और खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कपास से हम पौधा तैयार करते हैं और उस पौधे से हमें कपास वो प्राप्त होती है, जिसे हम रुई कहते हैं। आपने रुई वन का नाम सुना होगा, वही कपास का पौधा जिससे कि अधिकांश मात्रा में रुई है वो पैदा की जाती है। और इसके माध्यम से जो रेशा तैयार किया जाता है वो एक आपका अलग क्षेत्र वो आ जाता है। केवल कपास का उत्पादन ही प्राथमिक क्षेत्र में वो किया जाता है।
इसके साथ इसीलिए इसे भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं या फिर सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों कि इसमें कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे डेयरी है, डेयरी से दूध उत्पादन किया जाता है और दूध उत्पादन करना ही प्राथमिक क्षेत्र आता है। खनन है, खनन से पत्थर खोद कर निकाले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य खनिज भी निकाले जाते हैं, तो वो सभी किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ है कि कृषि पर डिपेंड होना या फिर ये सहायक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा क्षेत्र आपके आता है द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हम उत्पादन करते हैं उसका विनिर्माण करना, और उसके विनिर्माण करने के लिए हमें कल कारखाने, उद्योग धंधों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कपास पैदा किया, कपास से कपास पैदा करके हम उसका रेशा तैयार करेंगे, तो रेशा घर पर तैयार नहीं हो सकता है, उसके लिए कल कारखानों की आवश्यकता होती है। कपास वहां भेजा जाता है और उन कल कारखानों में उसका रेशा तैयार किया जाता है, तो वो विनिर्माण की प्रक्रिया यानी उससे एक नया कार्य वो बन जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र भी उसको कहते हैं। जैसे कपास से रेशा तैयार करना है, मिट्टी से ईंट तैयार करना है, दूध से मिठाइयां बनाना है आदि, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वो माने जाते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनके अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। यानी कपास का रेशा बना दिया जाता है, दूध से मिठाई बना दी जाती है, मीट से ईंट वो बना दी जाती है मिट्टी से। तो ये क्या है? ये विनिर्माण की एक प्रक्रिया है। इसके साथ ये प्राथमिक क्षेत्र के बाद का अगला कदम होता है और यहाँ वस्तुओं निर्मित की जाती है, उत्पादित नहीं की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने में या किसी कार्यशाला में या घर पर भी संपादित की जा सकती है। जैसे कपास के पौधे से रेशा तैयार करके उसका उपयोग हम सूत काटने में करते हैं। क्या कहते हैं? सूत काटने में, कपड़ा बुनते हैं। इसके साथ गन्ने से कच्चा तेल कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी या गुड़ भी तैयार वो कर सकते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का है, कृषि पर आधारित है। गन्ने से चीनी बनाई जा सकती है, चीनी कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में तैयार होती है। इसके साथ गुड़ भी बनाया जा सकता है और मिट्टी से हम बनाते हैं और ईंटों से घर और भवन वो निर्माण होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण करके उनमें परिवर्तन करके और द्वितीय क्षेत्र में उनको डाल दिया जाता है। इसीलिए इसे द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारा काम उद्योगों के अंतर्गत ही होता है, कल कारखानों के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तीसरा क्षेत्र आप कहता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखो यातायात, बैंक, बीमा कंपनी आदि वो आते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीय जो क्षेत्र है इनकी गतिविधियों से तीसरा क्षेत्र बिल्कुल भिन्न है, और जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है वो उपयुक्त ये दोनों क्षेत्रों से क्या है? अलग होता है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की तरह विकास में क्या करती है? सहयोग करती है। यानी यहाँ तो केवल हमने कृषि की, उस कृषि से उत्पादित जो था उसको हमने विनिर्माण किया उद्योग धंधों में। अब यहाँ से ये जो तीसरा क्षेत्र है ये अपना सेवा प्रोवाइड करवाएगा कि यहाँ से जो उत्पादित वस्तु है उस वस्तु को थोक या खुदरा रिटेलर जो होता है व्यापारी, उनके पास में उस वस्तु को पहुंचाने का काम कौन करता है? द्वितीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? यातायात के साधनों की, बैंक की, बीमा कंपनियों की, है टेलीफोन की आवश्यकता होती है, पत्रचार की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम सेवा प्रोवाइडर वो कर सकते हैं। तो देखो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों और मालगाड़ियों की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। कभी कभी वस्तुओं को जैसे गोदामों में भंडारण करने की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए हमें टेलीफोन की आवश्यकता होती है। टेलीफोन से हम माल बुकिंग करके और उसको मंगवा सकते हैं। पत्राचार यानी समाज के माध्यम से मंगवा सकते हैं। परिवहन, भंडारण, बैंक, बीमा कंपनी, ये सभी इस व्यापारिक यानी तृतीय क्षेत्र के ही उदाहरण माने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो गतिविधियां हैं ये वस्तुओं के बजाय सेवाओं को सृजन करती है। यानी जो तीसरा जो आपका क्षेत्र है ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि ये केवल सेवाओं को ही सृजन करता है। यानी प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सहायता करता है, सहयोग करता है।
कि प्राथमिक क्षेत्र में जो गतिविधि और जो उत्पादन हुआ उसको यहाँ से उठा करके मालगाड़ी के माध्यम से, यातायात के माध्यम से, लोडिंग के माध्यम से है, और उसको कहाँ तक पहुंचाता है, द्वितीयक क्षेत्र तक, यानी उद्योग धंधों, कल कारखानों तक पहुंचाता है। और यहाँ से जब वो वस्तु बन करके तैयार हो जाती है तब उसको रिटेलर या जो खुदरा व्यापारी होते हैं वहां तक उनको पहुंचाते हैं। जैसे आजकल आपने ऑनलाइन के माध्यम से सुना होगा, आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से घर बैठे उन वस्तुओं को आप वो मंगवा सकते हो। तो ये सभी किसमें आएंगे, आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो सेवा क्षेत्र वो कहलाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब जैसे इसमें कुछ और भी कई ऐसे अपरिहार्य सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन में सहायता तो नहीं करती हैं, लेकिन इनमें जैसे शिक्षक भी आ सकते हैं, चिकित्सक है, धोबी है, नाई है, मोची, वकील, प्रशासनिक जो लेखा कार्य करने वाले आदि जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी इसी तृतीय क्षेत्र में क्या होती है, सम्मिलित होती है। और वर्तमान में जैसे सूचना जो प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जितनी भी नवीन सेवाएं हैं, जैसे आप इंटरनेट कर सकते हैं, इंटरनेट कैफे हैं, एटीएम है, बूथ मशीन है, ई कियोस्क है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये सभी इसी सेवाओं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अपनी सेवाएं वो देती है। तो इन सभी को हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वो देखते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हमें इन तीन क्षेत्रों की मदद लेनी होती है। यही वो तीन क्षेत्र हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आकार प्रदान वो कर सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन तीन क्षेत्रों को समझना होगा। क्यों कि प्रत्येक देश में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लगभग आपके 70% लोग इसी में ही क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद आपका द्वितीय क्षेत्र आता है और उसके बाद तृतीय क्षेत्र को आते हैं। आज अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जो लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाशील थे अब वो किसमें आ चुके हैं, द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र का बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे सेवा प्रोवाइड होती है तो द्वितीय क्षेत्र का प्रभाव कम होकर के तृतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण वो बन जाता है। आज जितने भी जैसे मान लो आपके विकसित राष्ट्र हैं, उन सभी विकसित राष्ट्रों में तृतीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो माना जाता है, इसका योगदान सबसे ज्यादा है। हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि तो हुई है, लेकिन रोजगार नहीं मिला है। लोगों को द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार नहीं मिला। क्यों कि आज भी लोग प्राथमिक क्षेत्र पर ही क्या है, सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर होने के कारण हालांकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रोजगार सृजन न होने के कारण आज भी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में लोगों की भागीदारी नगण्य ही देखी जाती है। जबकि विकसित राष्ट्रों में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में धीरे धीरे ऐतिहासिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब देखिए उत्पादन के अंतर्गत तृतीय जो क्षेत्र है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, देखिए कि पिछले अगर वर्षों में हम देखें तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो है तृतीय क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग संलग्न थे, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि हुई तो लोग द्वितीय क्षेत्र में चले गए, और द्वितीय क्षेत्र में जब अभूतपूर्व वृद्धि हुई तो तृतीय क्षेत्र में वो परिवर्तित हो जाता है। भारत में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिष्ठापित करने के साथ साथ तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा एक उत्पादक क्षेत्र के रूप में वो उभरा है। अगर हम अपने राष्ट्र की बात करें तो हमारा तो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें हमने काफी प्रतिष्ठा भी प्राप्त की है, और उसके साथ साथ आज हमारा जो तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं उसमें भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों में हिस्सेदारी में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद का मतलब समझते हैं कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित और सेवा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो उसमें हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे यहाँ तीनों क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। इसके साथ साथ लेकिन फिर भी इनमें रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, यानी ना तो औद्योगिक क्षेत्र में हुई है और ना ही सेवा क्षेत्र में हुई है। अच्छा, इसके साथ प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, इसका कारण यह कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं था। कारण ये था कि हमारे यहाँ पर एक तो औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा आपके सेवा क्षेत्र, इनमें ज्यादा रोजगारों का सृजन नहीं हो पाया है। इसके कारण प्राथमिक क्षेत्र
का स्थानांतरण नहीं हो पाया। इसके साथ अगर हम देखें तो देश के लगभग आधे श्रमिक आज भी प्राथमिक क्षेत्र में, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 15% है। यानी कि आज भी अगर हम देखें तो देश में लगभग 70% लोग हैं आज भी आपके कृषि, डेयरी, खनन आदि यानी प्राथमिक क्षेत्र में ही वो लगे हुए हैं, लेकिन उनका सकल जो घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान कितना, मात्र 15% का योगदान है। जबकि अन्य देशों में अगर हम देखें तो उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोगों का योगदान 85% तक देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम तुलना करें तो द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 85% से भी क्या है, अधिक है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार प्रदान वो करते हैं। मतलब लोग कृषि को छोड़कर उद्योग धंधों की ओर क्या होते हैं और प्लान करें, और उद्योग धंधों से सेवा क्षेत्र में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आज भी हमारे देश में 70% लोग क्रियाशील है, लेकिन उनका योगदान मात्र कितना है, 15% है। जबकि उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में लोगों का प्रतिशत कम है, 30% है, लेकिन उनका योगदान कितना है, 85%, यानी 85% योगदान उनका उद्योग और सेवा क्षेत्र में। लेकिन ये भी कम है क्योंकि हमारे यहाँ पर उद्योग और सेवा क्षेत्र में अभी अभूतपूर्व रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र है उस क्षेत्र का दायरा आज लगभग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जितना तृतीयक क्षेत्र बढ़ेगा देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी, उतनी ज्यादा मजबूत होगी। अब आप कहता है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। देखिए, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ राष्ट्र आर्थिक विकास भी वो करता है। तो देखो, जिन देशों की आय अधिक होगी उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। बिल्कुल है, क्योंकि जिन देशों की राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी वो उतने क्या माने जाएंगे, विकसित माने जाएंगे। अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अधिक वस्तुओं का उपलब्ध हो जाना। जिस राष्ट्र की जितनी ज्यादा आर्थिक आय होगी वहां के लोगों को जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं, वो भी अधिक उपलब्ध होगी, और जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को उच्च गुणवत्ता के माध्यम से वो जी सकते हैं। क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या अलग अलग होती है और राष्ट्रों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इसका उपयुक्त माप वो नहीं है। देखो, कई राष्ट्रों की जनसंख्या कम है तो कईयों की ज्यादा है, इसलिए हम केवल आय के माध्यम से ही एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से तुलना वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि देश की जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय वो निकल आती है, और जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी उनको उतना ही विकसित वो माना जाता है। समय समय के साथ देखो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, समय के अंतराल में जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने लग जाती है, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं, क्योंकि देश है वो आर्थिक विकास की ओर वो बढ़ रहा है। इसके साथ राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय एक देश के विकास स्तर, कल्याण को मापने एवं देखने की दृष्टि से अति उपयोगी है, लेकिन यह देश के विकास के स्तर और कल्याण का पर्याप्त मापन नहीं करती है। यानी आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को मापने का एक उत्तम मापक माना जाता है, लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति आय को ही अगर आर्थिक वृद्धि मान लें तो ये एक उपयुक्त माप भी नहीं माना जाता है। इसके साथ केवल आर्थिक वृद्धि ही ध्येय नहीं है, वरना आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में हमें मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक एवं जीवन के अन्य सभी आयामों को भी सुधारना होगा। इसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको तथा उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफी सुधार लाना होगा, तभी हम
आर्थिक विकास को देख सकते हैं। और आर्थिक विकास के माध्यम से ही ये संभव है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी की जा सके, उसका जीवन गुणवत्ता के माध्यम से सुधारा जा सके और साथ साथ में देश का आर्थिक विकास भी हो सके। तो बात करते हैं, देखो आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि देखो समय के साथ साथ राष्ट्र में वास्तविक जो उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। समय के साथ साथ राष्ट्रीय जो आय है उस आय में वृद्धि होती है। इस देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेंगे तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आर्थिक वृद्धि भी होगी। और अगर ये कहें कि आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को क्या करती है, सूचित करती है। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होगी इससे क्या होगा, एक तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय प्लस प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी आर्थिक वृद्धि का अर्थ है कि देश की राष्ट्रीय आय वो बढ़ रही है, इसके साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों का संतुलन ही हम आर्थिक वृद्धि को कर सकते हैं। इसके साथ ये अर्थव्यवस्था के आकार में भी परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप है। ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को हो रहा हो उसका मापन भी सही कर सकते हैं। राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय और पूंजी संसाधनों की मात्रा गुणवत्ता में वृद्धि कर इसके कुशल उपयोग के द्वारा उत्पादन एवं आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया आर्थिक वृद्धि वो कहलाती है। यानी कि एक राष्ट्र के जो प्राकृतिक है, भौतिक है, मानवीय और पूंजीगत इन सभी संसाधनों के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि करके कुशल उपयोग के द्वारा हम उत्पादन और आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि दर वो कहते हैं। तो इस आर्थिक वृद्धि दर से तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी, जब हम देश के जो भी संसाधन है उनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके और उत्पादन करेंगे और इसमें प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने आप ही आर्थिक वृद्धि दर वो बढ़ेगी। और आर्थिक वृद्धि दर गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं, ये एक मूल्य विहीन अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि दर से जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है या संस्थागत इत्यादि स्थितियों में होने वाली प्रवृत्तियों पर कोई विचार वो नहीं किया जाता है। आर्थिक वृद्धि दर देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके और उन उत्पादनों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी से राष्ट्रीय आय बढ़ती है और राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और जब इन दोनों का संतुलन होता है तो देश में आर्थिक वृद्धि दर वो दिखाई देती है। नेक्स्ट आपके आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है, यानी ये इससे काफी बड़ी अवधारणा है और यह प्रक्रिया जिसमें अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। आर्थिक विकास के माध्यम से अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई देती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप और संस्थागत ढांचे के उत्पादन की तकनीक और अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी हर परिस्थिति में मानव को मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन आर्थिक विकास में देखने को मिलता है। इसके साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। आर्थिक विकास के माध्यम से एक राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण देखा जा सकता है। इसमें गुणात्मक आयाम होते हैं, यानी इसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि वो देखी जा सकती है। इसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संस्थागत परिवर्तनों के योग को आर्थिक विकास कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के विकास क्रम में जब यह स्वीकार किया गया तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास या कल्याण को मापने का एक अपर्याप्त मापदंड है। तो आर्थिक विकास के साथ साथ देखो विकास की कुछ अन्य अवधारणा जैसे सतत विकास करना है,
समावेशी विकास करना है, मानव विकास है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो आर्थिक विकास में मानव के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है।